मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सामाजिक न्याय के इस संघर्ष को शुरू किया था। 5 दशक से ज़्यादा उनका राजनीतिक जीवन रहा। मेरे लिए गर्व की बात है कि इन 5 दशकों में कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता पे नहीं लगा सकता। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको कार्य करने का सौभाग्य मिला और जिस मंत्रालय में वो गए उन्होंने जन कल्याण से जुड़ी हुई हर योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था। ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि जिन कार्यों को उन्होंने शुरू किया उसको अंजाम तक लेकर जाऊँ। और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक मजबूत जनाधार है। डाउन साउथ में भी कई ऐसे राज्य हैं। कुछ समय पूर्व हम लोग कर्नाटका और चेन्नई भी हम लोग गए हुए थे। तो ऐसे राज्य नॉर्थ ईस्ट में इस बार के चुनाव में नागालैंड में 2 हम लोग के विधायक जीत कर आए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे नेता पे विश्वास रखने वाला एक बड़ा जनाधार है। तो ऐसे में उनके बीच जाकर उनकी समस्या को सुनना और उसका समाधान निकालने का प्रयास करना, इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का। बेशक अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें राजनीति की, तो जिस तरीके से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी महिला आरक्षण के दौरान, इसके बाद पूरे देश सहित बिहार में भूचाल मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये राजनीतिक दल की सोच ही बांटने की है। ये लोग समाज में बंटवारा कर ही अपने राजनीतिक हितों को साधने का ये लोग काम करते हैं। आज तो इन्होंने खुले मन से इन्होंने जिस तरीके से एक जाति विशेष, एक संप्रदाय से आने वाले लोगों को जिस तरीके से इन्होंने एक अशोभनीय टिप्पणी करने का काम किया, और ये पहली बार नहीं है। वो जिस दल से आते हैं उस दल की सोच ही यही रही है। उन्होंने कभी सनातन के नाम पर, कभी रामचरितमानस के नाम पर ऐसे विवादास्पद बयान देने का काम किया जिससे समाज में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो, जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो, क्योंकि इनकी राजनीति को ये सूट करता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी महिला पुरुष के नाम पर। इस तरीके का भेदभाव करने के लिए ऐसे राजनीतिक दल जाने गए हैं, जिसका एक उदाहरण उस दिन हम लोग को संसद में देखने। लेकिन आरएलडी के अंदर जो है वो विरोध शुरू हो गया है उनका। तो क्या आप मानते हैं कि जो महागठबंधन इस समय चल रहा है बिहार के अंदर, उस पर भी असर पड़ सकता है क्या? भाई, मुझे नहीं पता और ये मेरी चिंताओं में भी नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य एनडीए को मजबूत करना, और मैंने भारत की संसद में खड़े होकर ये कहा था कि आगामी लोकसभा में बिहार में से 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इनका अंतर विरोध कितना है, जो कि गाहे बगाहे देखने को मिलता है, ना सिर्फ घटक दलों के बीच में बल्कि दलों के भीतर ही। जनता दल यूनाइटेड में कल से जिस तरीके से टूट होनी शुरू हुई, उनके एमएलसी उनसे अलग होने शुरू हुए। राजद में आप देख ही रहे हैं इस बयान को लेकर किस तरीके से विवाद चल रहा है। बहरहाल ये उनकी चिंता है, बट उनकी चिंताओं से एक बात स्पष्ट है कि आने वाले लोकसभा और बिहार विधानसभा, एंड फॉर दैट मैटर लोकसभा पूरी कंट्री में और विधानसभा जो अगले 5 राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, एनडीए की भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लालू प्रसाद यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया, जबकि उनके ही पार्टी के सांसद ने इस तरीके का बयान दिया जिस पर भूचाल आया है। आखिर क्यों? कई बार खामोश रहना भी एक मौन समर्थन ही होता है। अगर आपने इस पर बोला नहीं तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों का आप समर्थन कर रहे हैं। ये स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दे दिया गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, जिसकी आपने अभी चर्चा किया, तो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार हाशिए पर चढ़ती जा रही है। पंजाब में अगर बात करें तो मनमुटाव शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। अभी अधीर रंजन चौधरी ने जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए। तो क्या जो इंडिया गठबंधन है उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? भाई, एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो हर बार बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। आपने 14 से पहले भी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, 19 लोकसभा से पहले भी ऐसे प्रयासों को देखा होगा। जब आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दें, ऐसे में वो गठबंधन कैसे एक साथ रह सकता है?
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हैं इन तमाम घटक दलों के बीच जो इस तथाकथित गठबंधन विपक्षी दलों के गठबंधन में है, उनकी सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और इसमें तो कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे। आप बंगाल चले जाइए, वहाँ पे जितने राजनीतिक दल हैं वो सही में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसे में ये तमाम दल एक साथ आए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे दें, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है। आप देखिएगा 2024 के चुनाव आते आते तक और नोटिफिकेशन होते होते तक ये तमाम राजनीतिक दल अपनी अलग अलग राह पकड़ लें। अच्छा, राहुल गांधी की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जो है सर राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ चुके हैं, साउथ में चुनाव लड़ चुके हैं, क्या उनको बिहार नहीं आना चाहिए क्या? भाई वो जहाँ से लड़ना चाहें लड़ें, वो प्रयास करते हैं कि कहाँ से बस वो जीत पाएँ। इस बार भी दो जगह से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनको पता था अमेठी वो जीतेंगे नहीं। अब इस बार अगर उनको डाउन साउथ वायनाड में भी तकलीफ दिखाई देगी तो वो और जगहें भी तलाश। बिहार जा सकते हैं क्या सर? कुमार जी से समझौता कोई हुआ क्या? भाई उसका इस कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक पक्ष है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक जीवन से चर्चा है कि दोनों लोग एक ही सीट से दावा कर रहे हैं वहाँ पे चुनाव लड़ने। हाँ भाई, पर मुझे लगता है ये गठबंधन के भीतर बैठकर सुलझाने वाला विषय है। सार्वजनिक उसको तभी किया जाएगा जब गठबंधन के भीतर इसको लेकर कोई सहमति बने। अच्छा, चिराग जी, वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसीज को लेकर जो परसेंटेज है उसको लेकर उन्होंने पार्टी क्वेश्चन लगा रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग भी समर्थन करते हैं, पर आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बातों को रखते वक्त उस वक्त भी अपनी यही मांग रखी थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहिए, और ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री में ही है कि वो इस बिल को ला सकते हैं, और उन्होंने इस इच्छा शक्ति को पूरा करके भी दिखाया। यकीनन इसमें कई और मांगे हैं कि इसमें पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन दिया जाए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की भी मांग कई दलों के द्वारा उठाई गई। हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, पर ये विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। खुद मेरे प्रधानमंत्री जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, रोहिणी कमीशन का जिन्होंने गठन करने का काम किया, ऐसे में मेरा पूरा विश्वास है कि इस मांग को भी आने वाले समय में जल्द हमारे प्रधानमंत्री पूरा करेंगे। बट मुझे खुशी इस बात की है कि एक लंबे समय से लंबित पड़ा मामला जिस पे निरंतरता में सिर्फ राजनीति हुई, उसको पूर्ण विराम देकर आधी आबादी को सम्मान देने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। अच्छा सर, एक सवाल सर आपसे। आप यूपी में आए हुए हैं, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, सपा के मुखिया हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था इंडिया गठबंधन को लेकर, और खासतौर पर कांग्रेस पर हमला किया था कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, हम सीटें दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में कांग्रेस और सपा के तालमेल को आप कैसे देखते हैं? तो भाई इसे कम से कम तालमेल तो नहीं कहा। अलग घटक दलों के बीच में जो विपक्षी एकता का दम भरते नहीं थकते, और अगर विपक्षी एकता इन्होंने कर भी ली तो क्या होगा भाई? विपक्षी एकता तो करके ये लोग देख चुके ना। सब लोग एक मंच पर आ गए थे एक बार, जब यूपी के दोनों लड़कों की बात हो, बसपा की बात हो, सपा कांग्रेस सब एक साथ आकर देखिए क्या हुआ। कोई टिक पाया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने, कोई टिक पाया हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने। तो ये विपक्षी एकता अगर प्रयासरत अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कर भी लेंगे तो उसका लाभ कम से कम इनको नहीं मिलेगा। पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? भाई ये पहली बात तो गठबंधन के भीतर तय होगा, और उसके बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड इसको तय करेगा। थैंक यू।